सभी को मेरी ओर से नमस्कार, राम राम और खमा घनी। मैं रजत तेतरवाल। इस साल मैंने 2023 के अंदर जो है नीट का एग्ज़ाम दिया था और उसे क्वालिफाई किया है 630 मार्क्स के साथ। आज जिस मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करना चाह रहे हैं या जिस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं उसका नाम है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज यानी AFMC, जो पूना के अंदर है। जिसके अंदर आप एडमिशन लेने के बाद जैसे ही आपकी जो 5 साल की MBBS है वो कंप्लीट होती है, उसके बाद आप तीनों सेना में से किसी में भी जा सकते हैं, जैसे आर्मी, एयरफोर्स या नेवी। वो अलग अलग ऑप्शंस है, वो आपको बाद में पता चल जाएंगे। तो उसी कॉलेज के बारे में आज जिक्र करने के लिए मैं आया हूँ। मैंने भी उसके अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन मैं थोड़ा सा चूक गया हूँ कि उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ कि क्या क्या वहाँ होता है, किस तरीके से आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, कैसी वहाँ की, जैसा मैंने वहाँ के रहने वाले कुछ लोगों से पूछा है, जैसा मैंने खुद महसूस किया है उस माहौल में, वो सब मैं आज जिक्र करने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आप इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं या आप इस कॉलेज में कैसे जा सकते हैं। उसके लिए आपको जो है वो नीट क्वालिफाई करना पड़ता है। नीट के अंदर आपके नंबर अच्छे आने चाहिए। इसमें कास्ट सिस्टम ज़्यादा नहीं है, तो उस बेसिस पे आपको ऐसा नहीं है कि आप SC ST में तो आपको 550 में भी ये कॉलेज मिल जाएगा। सीट्स हैं कुछ रिजर्व, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आपके नंबर कम होने चाहिए। नंबर तो जैसा एक वो मेरिट लिस्ट निकालते हैं उसी के अंदर आपका नाम आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना, आप जैसे ही एक काउंसलर के पास जाते हैं काउंसलिंग के लिए, तो आपको उसमें एक जैसे IPU, डिम्ड और जैसे ये सब कॉलेजेस का ऑप्शन मिलता है। उसके साथ ही आपको आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज का भी वहाँ एक ऑप्शन मिलता है, जिस पे आप टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आप 2-4 दिन बाद अपने काउंसलर से जाके पूछ लीजिएगा। तब आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से जो है वो एक लिस्ट आएगी, जिसके अंदर अगर आपका नाम है तो एक बैच नंबर के साथ आपको एक पर्टिकुलर डेट दी जाएगी कि इस दिन आपको स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए आना है और इसके अगले दिन आपको मेडिकल के लिए रुकना है। तो सबसे पहले जो इस साल की जो कट ऑफ गई है वो 622 है लड़कों के लिए और 648 रही है लड़कियों के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस साल ही ऐसा हुआ है, इस कॉलेज के अंदर हर बार ही लड़कों के लिए मेरिट कम रहती है और लड़कियों के लिए ज़्यादा रहती है। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि इसमें 115 ही सीट्स हैं, जो लड़कों के लिए 115 सीट्स हैं और लड़कियों के लिए केवल मात्र 30 सीट हैं। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि कुछ यही एक वजह है जिसके कारण ऐसा डिफरेंस रहता है मार्क्स में। दूसरा जो डिफरेंस है उसका रीज़न ये है डिफरेंस का कि लड़कियों को जो है वो घर वाले ज़्यादा भेजना नहीं चाहते इन चीज़ों में, इसलिए भी एक बड़ा फ़र्क रह जाता है। तो कुछ लोग भेजते हैं, कुछ लोग नहीं भेजते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब हम बात करते हैं कि वहाँ क्या होता है, कैसे होता है, इंटरव्यू वगैरह भी किस हिसाब से इंटरव्यू होता है, उसमें क्या पूछा जाता है, वो सब चीज़ें वहाँ के बारे में जिक्र करते हैं। सबसे पहले आपको जब भी डेट मिलेंगी तो उसमें आपको 2 दिन वहाँ रहना होगा। पहला दिन होगा जिसमें आपके जो है इंटरव्यू, प्री इंटरव्यू, डेंटल चेकअप, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस और ये सब चीज़ें होंगी। दूसरा दिन जो होता है उसके अंदर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल चेकअप, कंप्लीट बॉडी। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पहले दिन आप जब जाएंगे स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए, तब आपको वहाँ कुछ चीज़ें आपको पूछ लेंगे, जैसे आपकी नीट की रैंक है, जैसे आपका रोल नंबर है, तो आपको याद रखिएगा, तो आपको पता होने चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर आप जैसे एक हॉल में जाएंगे, वहाँ आपको 2 बुकलेट्स मिलेंगे, एक सफ़ेद कलर की, एक ब्लू कलर की। उसमें बहुत सी चीज़ें लिखी हुई होंगी, वो आपको समझा देंगे वहाँ कि उसमें क्या भरना है, कैसे भरना है। उसके बाद क्या आप लोगों को वो एक ऐसा कुछ देते हैं जिसमें स्टिकर्स होते हैं, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये जो है इस पे जैसे कि मेरे नीट के रोल नंबर लिखे हुए हैं, मेरा नाम लिखा हुआ है, फिर जैसे डेट ऑफ बर्थ और मेरा जेंडर लिखा हुआ है। इस टाइप का ये जो स्टिकर है ये काफ़ी सारे आपको देते हैं, जैसे 20-25 के आसपास होते हैं। तो वो आपको जहाँ पर भी आपका नाम, रोल नंबर और जहाँ पे भी आपका जेंडर वगैरह लिखना होता है, वहाँ आपको स्टिकर्स चिपकाने होंगे। वो सब आपको वहाँ आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो बता देते हैं।
उनको कंप्लीट करने के लिए आपको 10th के मार्क्स भी उसमें लिखने होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इनके परसेंटेज निकालने होते हैं। तो इसलिए आप फ़ोन अपने साथ रख सकते हैं, फ़ोन के लिए वो मना नहीं करते, लेकिन उसको आप बस साइलेंट पर रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। फिर आपको जो है एक और टीम होती है, उनके पास बैठ जाते हैं, तो वो आपके कुछ मार्क्स चेक करते हैं। जैसे मेरे जो मार्क्स थे वो था ये एक तिल, ये आपको अगर यहाँ दिखाई दे रहा हो, और एक जो था वो मेरे अभी थोड़ी दाढ़ी है तो दाढ़ी के अंदर यहाँ तिल थे, जो मोल्स होते हैं वो थे। तो वो इस हिसाब से आपके जो विजिबल जो मार्क्स हैं वो आपके देखते हैं, फिर उसमें वो लिख देते हैं। तो वो आपको लिखने की पहले ज़रूरत नहीं होती, फिर वो आपका आगे के प्रोसेसेस के लिए भेज देते हैं। इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। फिर आपके लंच टाइम हो जाता है, जिसमें आप जो है वो कुछ खा लीजिएगा, इसलिए थोड़े साथ में पैसे रखिएगा। वो उसके लिए भी मना नहीं करते, या आपको फ्री में नहीं मिलेगा, आपको अपने पैसों से लेना होगा। फिर उसके बाद में जो है वो आपके 2 टेस्ट होते हैं, जिसमें एक तो होता है पेट साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, और जिसमें आपकी कुछ साइकोलॉजी चेक करते हैं। जैसे मैं अगर कुछ एग्जांपल के तौर पे बताऊं, उसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं, 60, और बहुत कम टाइम में 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, कोई भी ड्यूरेशन हो सकता है। उसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे स्क्रीन पे आपके कंप्यूटर पे, और आपको उसको जो भी दिमाग में है उसका ऑप्शन देना, आंसर जो है वो देना, ऑप्शंस में से टिक करना है। एक बार आपने टिक कर दिया तो आप उसको वापस से चेंज नहीं कर सकते, आगे बढ़ना है वो सब। तो उसके अंदर इस हिसाब से क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे आपको अकेला रहना पसंद है, आपको जो है कंपटीशन में ज़्यादा यकीन रहते हैं रेदर देन टीम वर्क, आप किसी भी बड़े इंसान से अगर वो गलत भी बोल रहा है तो आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आप जो है वो काम करने की ठान लेते हैं तो फिर कुछ भी कर लो आप वो काम करके रहेंगे। इस टाइप से आपके क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी साइकोलॉजी को चेक करते हैं। उसके अंदर 5 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, और वो ऑप्शंस इस हिसाब में होंगे कि स्ट्रॉन्गली डिसएग्री आप इस बात से करते हैं, या फिर आप डिसएग्री करते हैं, या फिर आप न्यूट्रल आप कुछ नहीं कहते, या फिर आप एग्री करते हैं, या फिर आप स्ट्रॉन्गली जो है एग्री करते हैं इस बात पे। कोई भी बात हो सकती है। वो कंप्लीट होने के बाद आपको जो है एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है टोलर। आप लोगों ने शायद अगर वीडियोस देखे होंगे और कहीं तो आपको कुछ अंदाज़ा होगा। तो टोलर का जो टेस्ट होता है उसमें 2 हिस्से हैं। एक जो है वो है इंग्लिश लिटरेचर या ग्रामर के बारे में, और एक होता है लॉजिकल रीजनिंग। उसके अंदर इंग्लिश ग्रामर थोड़ी अच्छे लेवल की आती है, आपको आने चाहिए। उसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे कि एक जो है वो अनसीन पैसेज होगा, और उसके रिलेटेड जो है उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि मान लो कोई कपड़ा है, उसके बारे में ऑथर बता रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है, या उसकी क्वालिटीज़ बता रहा है, तो वो क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि भाई ऑथर कोई कपड़े के बारे में ऐसी क्या क्वालिटी बता रहा है। तो उसमें 5 ऑप्शंस मिलेंगे, उसके रिलेटेड 4 मिलेंगे, और इस टाइप से 2 अनसीन पैसेजेस होंगे। फिर जो है जैसे एक वर्ड है, उसका या तो सेम मीनिंग जैसे पर्यायवाची, या फिर उसका ऑपोजिट मीनिंग आपको पता होना, जो वो बाकायदा वहाँ लिखा हुआ आता है। इस टेस्ट के लिए जो आपको है वो 40 मिनट, आधी घंटे का टाइम देते हैं, और 30 मिनट्स। तो उसके अंदर जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं तो बैलेंस, अब उसका आपको विलोम शब्द लिखना, वो वहाँ लिखा हुआ आता है। तो उसका मतलब जो है, मतलब कि बैलेंस का उल्टा जो होता है वो इम्बैलेंस होता है, लेकिन वहाँ इनबैलेंस भी लिखा हुआ आ सकता है, नॉन बैलेंस भी आ सकता है। तो उस हिसाब से आपको एक करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है, जैसे 4 ऑप्शंस होते हैं। अब लॉजिकल रीजनिंग की हम बात करते हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 3-3 वर्ड्स के सेट बना देंगे, एक्स वाई और खाली छोड़ देंगे, तो उसमें पहला वर्ड जेड आएगा, फिर ए बी और खाली जो सेकंड नंबर पे सी। तो नीचे से 4 ऑप्शंस होंगे, जिसके अंदर एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें जेड सी और ऐसे करके लिखा हुआ आएगा। वो आपको अपनी समझ से उसमें से चूज़ करना है कि क्या हो सकता है। फिर जैसे 2, 4, 8, फिर ऐसे खाली ब्लैंक है तो उसमें 4 ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आप टिक कर सकते हैं 16 कि ये डबल होता जा रहा है या इसमें इतना ऐड कर रहे हैं। उस हिसाब से आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग बड़ा आसान होगा, उसके लिए आपको कोई खास तैयारी वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में अगर आप चाहें तो अपनी कुछ वोकैबुलरी, कुछ अनसीन पैसेजेस को पढ़ने का तरीका, वो सब आप देख सकते हैं।
ये सब होने के बाद में फिर एक आपका प्री इंटरव्यू, बीच में एक डेंटल चेकअप भी करवा देते हैं कई बार। बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ आपके दांत देखते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो उनको पता है वो क्या देखते हैं उसमें, बट बड़ा सिंपल सा होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। फिर जो है वो आपको एक प्री इंटरव्यू के लिए लेके जाते हैं, जिसमें आप जिस फाइल में आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो एक अलग से प्रोवाइड करेंगे। उन सब में आप जाके दिखा सकते हैं वो फाइल्स वगैरह जो आपने पहले वेरिफिकेशन किए थे, उसी टाइम वो एक फ़ाइल बना देते हैं उसकी, वो फाइल जो आपको उनको सौंप देनी है। फिर उसके बाद में जो है वो आपका होता है इंटरव्यू, जिसके नंबर होते हैं, ठीक है। वो जो है वो बड़े ऑफिसर्स होते हैं, वो सब इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें कोई भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो कौन गए हैं, क्या बात होती है। जो मेरे साथ के कई लोग थे, उनको पूछा गया था कि कितने कंटिनेंट्स हैं, उनके नाम बताओ। फिर जैसे ये पूछ लिया कि आर्मी बैकग्राउंड से हो तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे। आप एनसीसी कैंडिडेट है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मुझसे जैसा पूछा गया था कि आपको अगर राजस्थान का जो है सीएम बना जो एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो ऐसे क्या चेंजेस होंगे जो आप 3 चेंजेस एजुकेशन में चाहते हैं। फिर जैसे कि आप जो हैं वुमेन इक्वालिटी पे या जेंडर इक्वालिटी पे क्या बिलीव रखते हैं, इस टाइप से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको वहाँ रिस्पॉन्ड करने हैं। आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं करेगा वहाँ। वो इंग्लिश में पूछ सकते हैं, लेकिन आप उनसे परमिशन ले लीजिएगा कि मैम सर मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ, तो वो आपको मना नहीं करेंगे, ठीक है। घबराना नहीं है, बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट होकर अंदर जाना है। उस चीज़ के मार्क्स मिलेंगे आपको। फिर आप वहाँ जाते हैं, उनको ग्रैंड कर दीजिएगा कि सर नमस्ते, या फिर गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, या फिर करीबन दोपहर में होता है तो आप आफ्टरनून बोल सकते हैं। इस हिसाब से ये इंटरव्यू होगा। डिपेंड ये करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं बस, ठीक। आप जो स्क्रीनिंग वाला दिन होता है, जो पहला दिन होता है, उसमें अब क्या पहन कर जाना है वो और कैसे जाना है उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास है कि आप ब्लैक कलर की तो फॉर्मल्स पहन के जाएं, तो ब्लैक कलर की पैंट हो, ब्लैक कलर का ही बेल्ट हो, काले जूते रख लेना, और जो है वाइट कलर की शर्ट हो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहता है आपके पास। फॉर्मल एकदम प्लेन होना चाहिए, ठीक है। और दाढ़ी हो या ना हो, जैसा भी हो, पर क्लीन शेव करके जाना बिल्कुल एकदम। तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट होता है, उससे ज़्यादा नंबर मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है। और नंबर का शायद आप लोगों ने भी देखा होगा तो आपको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का। लेकिन आपके जितने भी नीट में नंबर आए हैं, प्लस जितने आपके टोलर एग्ज़ाम में, मैंने जैसा पहले भी बताया कि 80 नंबर का होता है, 80 नंबर्स, तो इन 800 को डिवाइडेड बाई 4 करते हैं जितने नंबर आते हैं, प्लस 50 नंबर का इंटरव्यू होता। तो उन सब में से जिसके जितने ज़्यादा नंबर आते हैं उस बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनती है। मेरा उस मेरिट लिस्ट में 191 नंबर पे नाम है, मतलब वेटिंग लिस्ट में 76 है। तो सिलेक्शन तो इम्पॉसिबल ही लग रहा है, पर आगे देखते हैं जो भी होता है। तो उस हिसाब से फिर एक आपके पास लिस्ट आएगी, जैसे आपका स्क्रीनिंग होगा उसके 4-5 दिन बाद, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये है कि नीट के नंबर इतने मायने नहीं रखते हैं कंपैरेटिवली जितना इंटरव्यू के, इसलिए आप जब भी इंटरव्यू में जाएं तो बड़ा कॉन्फिडेंट होकर जाएं, तो वो आपके एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। और बोलते वक्त आप इधर उधर मत देखें, जिसने आपसे सवाल किया है वहाँ 7-8 लोग होंगे, उनकी तरफ देखते रहिए, तो उसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं हम दूसरे दिन की, जिसमें मेडिकल हो जाता है। मेडिकल में बहुत सी चीज़ें चेक करते हैं, जैसे कि आपके जो है अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें आपके इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह चेक किए जाते हैं। फिर जैसे आँखें जो होती हैं वो चेक की जाती हैं। फिर जैसे आपके जो है ब्लड सैंपल लिया जाता है, यूरिन सैंपल लिया जाता है, ईसीजी की जाती है। फिर जैसे लास्ट जो होता है उसमें आप ईएनटी होता है, आँखें होती हैं, सब चेक होता है। ईएनटी मतलब नोज़ है, आपके कान है, ये सब चेक होता है, ठीक है। तो जहाँ तक रही बात की फ़ौज है तो कपड़े उतारेंगे या नहीं, लड़कियों का मुझे नहीं पता, बट लड़कों में क्या होता है कि आपको अनड्रेस करेंगे एक जगह, लेकिन बिल्कुल अकेले में करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वो सिर्फ इतना सा चेक करते हैं कि जब आप खांसते हैं तो क्या आपका यूरिन आता है बाहर या नहीं, उसके लिए चेक किया जाता है।
अब घर पे भी जाएँ तो अकेले में चेक कर सकते हैं कि अब ज़ोर से खांसें और फिर कोशिश ये देख लें कि यूरिन जो है वो बाहर आता है या नहीं। अगर आता है तो आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। आँखों को चेक करने के लिए भी वहाँ कुछ डिवाइसेस हैं, उनसे चेक करते हैं। अब एक सवाल होगा कि आँखों पे अगर चश्मा लगा हुआ है तो चश्मे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चश्मे के साथ तो आपकी आंखें जो 6x6 होनी चाहिए, थोड़ी दूर कुछ लेटर्स होते हैं वो आपको पढ़ने में आने चाहिए। लेकिन चश्मा भी जो है वो 3.5 से ऊपर नंबर का नहीं होना चाहिए, उससे कुछ ना कुछ कम ही होना चाहिए। भले ही वो +3.5 हो या -3.5 हो, उसमें मुझे कोई शायद प्रॉब्लम नहीं ऐसा लगता है। उससे कम ही होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। उससे ऊपर हुआ तो फिर सेलेक्ट नहीं, आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। कान को चेक करने के लिए जो है वो एक ऐसे मेथड यूज़ किया जाता है। वो डिवाइस वाले तो ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो क्या करेंगे, कान पे ऐसे कोई चीज़ रख देंगे एक साइड पे और फिर उसको यूँ खुजाते रहेंगे और दूसरे कान में आपको सुनना है। इस जैसे पीछे करीबन 5 मीटर दूरी पे एक डॉक्टर होंगे वहाँ, वो आपको कोई वर्ड बोलेंगे या तो जैसे कुछ नंबर बोल देंगे जैसे 32, तो आपको सुनना है। पहले वो थोड़ा तेज़ बोलेंगे जैसे 32 और फिर उसके बाद में वो थोड़ा धीमे बोलेंगे जैसे 32 32 32। इस हिसाब से वर्ड्स बोलेंगे, वो आपको सुनना है। करीबन 5-6 मीटर की दूरी होती है। फिर जैसे इस कान से सुन लिया, वो साथ में कंटिन्यूसली यूँ करते रहेंगे इसके हार्ड पेपर से। फिर इसके करेंगे। आपने अगर 80-90% तक मान लो, जैसे 10 उन्होंने जो है वो नंबर बोले और आपने उसमें से 8 या 9 नंबर बता दिए सही, 1-2 का आपने गलत बताया, तो आप जो है वो फिट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। ये सब जो है वो मेडिकल के अंदर होता है। तो मैंने सबसे पहले स्क्रीनिंग का पूरा प्रोसेस बता दिया। बाकी आप वहाँ जाएंगे तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप समझ जाएंगे कि कैसे कैसे होता है। मेडिकल में भी जो है वो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इतना हार्ड मेडिकल जो है वो नहीं होता है। अगर आप थोड़े बहुत भी ऊपर नीचे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसमें मेडिकली फिट कर देते हैं। फिर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें बड़े ऑफिसर्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आप मेडिकली फ़िट हैं या नहीं हैं। वो सब करने के बाद आपको फिर घर छुट्टी दे देंगे कि आप जा सकते हैं अपने घर। मान लो किसी को मेडिकली अनफिट कर दिया, कि जैसे कि आँखों के लिए जो है आपको इवन मैं बीच में भूल गया था शायद, कि आपको कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होना चाहिए, वो भी चेक किया जाएगा वहाँ। तो आप तो अभी चेक कर सकते हैं कहीं किसी साइट पे कि भाई टेस्ट फॉर द कलर ब्लाइंडनेस, तो उसमें आपको पता लग जाएगा। मान लो ऐसा हो गया कि उन्होंने कान पे किया यूँ और आपको सुनाई नहीं दिया, लेकिन आप ये चाहते हो कि नहीं मेरे कान तो अच्छे हैं तो मेरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर उन्होंने आपको किसी भी चीज़ में आपको जो है मान लो भले ही बीपी में या फिर भले ही कोई ना कोई प्रॉब्लम में आपको बाहर कर दिया, तो आप तीसरा दिन जो है वो सबके लिए नहीं होता है। आप मेडिकली अपील कर सकते हैं कि भाई मुझे गलत मेडिकली अनफिट करार दिया गया, मैं इस चीज़ की अपील करना चाहता हूँ। तो बड़े डॉक्टर्स होंगे, फिर उनसे भी ऑफिसर्स होंगे, वो आपको चेक करेंगे। तो तीसरा दिन सबके लिए नहीं होता, तीसरा दिन उन्हीं के लिए होता है जिनको मेडिकली अनफिट कह देते हैं और वो अपील करते हैं कि नहीं हम मेडिकली फ़िट हैं, हमें एक और मौका चाहिए। ठीक है, तो तीसरा दिन उन्हीं के लिए होता। तो मैंने सारी बातें बता दी। आप लोग इन चीज़ों को वहाँ जाएंगे तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट समझ भी जाएंगे। बस एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, स्क्रीनिंग वाले दिन जब आप जाते हैं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होते हैं, जैसा मैंने बताया एक सफ़ेद और ब्लू कलर का जो है आपको बुकलेट मिलता है, उसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशंस। इवन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं तब भी आप सीधा यस मत लिखिएगा। मान लो अगर आपको बीपी रहता थोड़ा बहुत, तो आप यस मत लिखिएगा उसमें, आप जो है वो नो ही लिखिएगा कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इवन थोड़ी बहुत गोलियां भी लेते हैं तो यस मत करिएगा। यस करते ही आप मेडिकली अनफिट हैं, फिर कोई चाहे कुछ भी हो आप मेडिकली फ़िट करार दिए ही नहीं जा सकते, इसलिए आप उसमें यस मत लिखिएगा। इवन आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है अगर, तो भी आप नो करिएगा कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप चांसेस हैं कि मेडिकली फ़िट करार दे दिए जाओ। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा।
अब हम बात करते हैं कि कॉलेज किस हिसाब का है। आई थिंक जो वहाँ का माहौल है वो बिल्कुल एक अलग है। आप मतलब वहाँ जाएंगे तो एक दिन के अंदर ही आप घुल मिल जाएंगे। इतना बेहतरीन शानदार वहाँ का इन्वायरमेंट है, मौसम है और सब कुछ खेलने। क्रिकेट वहाँ है, फुटबॉल है, सिंथेटिक ट्रैक है दौड़ने के लिए, हॉकी है, फुटबॉल जो बास्केटबॉल है, फिर हॉर्स राइडिंग है, सब कुछ है वहाँ। सब कुछ A to Z स्पोर्ट्स हैं। आगे भी लेके जाते हैं वो खिलाने के लिए, जैसे स्टेट वगैरह लेवल पे, वो सब भी उनमें फैसिलिटीज़ हैं। खाने वाने के लिए सब कुछ A1 टॉप क्लास है। रैगिंग वहाँ कोई सिस्टम नहीं है रैगिंग जैसा, सिर्फ आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसलिए जो है कॉलेज दी बेस्ट आई थिंक सो मेरी तरफ से तो बिल्कुल एकदम। माँ आ गई थी तो रोकना पड़ा बीच में। तो बात कर रहे थे हम कि मेडिकल जो है वो इतना कुछ खास प्रॉब्लमेटिक नहीं है। माहौल एकदम A1 है, स्पोर्ट्स A1 है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ आई थिंक सो एकदम परफेक्ट है। जो हर एक माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा परेशान ना हो, वो सब कुछ है वहाँ। आपको जो है मेडिकल आपका जैसे कंप्लीट होगा, जैसा MBBS, उसके जस्ट बाद ही आपको जो है वो जॉब भी मिल जाएगा। जॉब में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा चाहे कितनी भी अच्छाई हो लेकिन कोई ना कोई तो कमी होती है, वैसा इसमें है, उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको एक डिसिप्लिन्ड मैनर में रहना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि हर कुछ भी कर लें अपनी मर्ज़ी से। स्टार्टिंग के 3 महीने थोड़े से प्रॉब्लमेटिक होते हैं, उनको रैगिंग भी नहीं कहते, डिसिप्लिन सिखाना कहते हैं। और करीबन 6-7 महीने तक वो बाहर नहीं जाने देते कॉलेज से, उसके बाद आप जा सकते हैं, लेकिन बगैर ड्रेस के जाना होता है। वहाँ यूनिफॉर्म चलती है, तो यूनिफॉर्म के बगैर जाना पड़ेगा आपको, सिंपल ड्रेस के अंदर। फिर जैसे कोई भी आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो आपको उसकी सज़ा भी मिलेगी। मतलब एक तरीके से डिफेंस का सिस्टम है उसमें। आप चाहे कितनी हम उसमें अच्छाइयाँ बता दें, लेकिन जैसा डिफेंस में कुछ नियम होते हैं कि आप उनको ब्रेक करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी, वैसा इसमें भी होता है। उससे थोड़ा सा कम होता है लेकिन होता है। और फिर जैसे हम बात करें कि जहाँ तक रही बात हाइट की, तो हाइट लड़कों के लिए है 157 के आसपास सेंटीमीटर्स और लड़कियों के लिए 145 सेंटीमीटर्स के आसपास है। लेकिन जो अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, जैसे सिक्किम हो गया, तो उनमें कंपैरेटिवली हाइट थोड़ी छोटी होती है। तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी क्या है हाइट कम है सेंटीमीटर्स में। वो आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। और एक चीज़ कि यहाँ का एड्रेस मतलब क्या करना है अगर आप वहाँ जाते हैं तो आप रेस कोर्स के पास उतर जाइएगा, जो रेलवे स्टेशन से करीबन 4.5-5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। वो आप रेस कोर्स जो है वहाँ उतर जाइएगा, वहाँ से आप किसी को पूछ लीजिएगा कि मेडिकल कॉलेज कहाँ है AFMC, वो आपको बता देंगे। छुट्टियाँ वगैरह की बात करें तो छुट्टी जो है वो साल में हर 6 महीने में मिलती है, 2 बार हर 6-6 महीने से साल में 14-14 दिन की छुट्टियाँ मिलती है। मतलब टोटल एक साल में 1 महीने की छुट्टी। अगर आप बीच में आना चाहते हैं तो आपकी वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपकी कम से कम 85% के आसपास अटेंडेंस होनी चाहिए, तभी आपको लीव मिलेगी कि भाई मेरे घर किसी की शादी है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई या कुछ भी हो गया, तो उसके लिए आपको रिटर्न उसमें लिख के देना पड़ेगा। और जो डेट आप देंगे उनको कि भाई मैं इस डेट को वापस आ जाऊँगा, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको उस डेट पे वहाँ पहुँचना होगा। वो थोड़ा सा मतलब डिफेंस है एक तरीके से, आप ये मान के चलें कि आप टोटल मेडिकल ऑफिसर नहीं बनेंगे या फिर सिर्फ डॉक्टर नहीं बनेंगे, आप फौज का भी एक हिस्सा बन रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से भी कुछ बनाएंगे। तो थोड़ा वो एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है कि आप सोशली थोड़ा सा उससे दूर हो जाते हैं, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। और एक सबसे बड़ी जो दिक्कत थी, जो मेरे घर वाले भी थोड़ा बहुत उस पर जिक्र कर रहे थे, कि आपके 5 साल के MBBS कंप्लीट होने के बाद आपको ऑप्शंस मिलते हैं दो, कि PG जो है वो आप शॉर्ट कोर्स अगर करेंगे तो उसमें आपको 7 साल बाद PG कर सकते हैं आप। जैसे ही मेरी इन्फॉर्मेशन है कि 7 साल बाद PG कर सकते हैं आप। और अगर आप उसमें आपको 7 साल के लिए सर्व करना पड़ता है आर्मी में PG के बाद। एक होता है लॉन्ग टर्म सर्विस, जिसमें आप 4 साल बाद PG कर सकते हैं। 4 साल तक आप PG नहीं कर सकते वहाँ, उसके अंदर आपको आर्मी में सर्व करना पड़ेगा 20 साल के लिए, 20 ईयर्स। तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात है कि अब जैसे आप 2024 में आप सेलेक्ट होंगे तो 5 साल बाद मतलब 2029 के अंदर आप अपनी MBBS कंप्लीट करेंगे,
तो 29 के बाद आप शॉर्ट टर्म सर्विस आप करना चाहते हैं तो 7 साल बाद यानी 2035 के अंदर आप अपनी पीजी स्टार्ट करेंगे और फिर 2038 में जाते हुए अपनी पीजी कंप्लीट करेंगे। जॉब सिक्योरिटी उन सब की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जॉब सिक्योर है, आपको मिलेगा आराम से। पीजी भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ कोटा होता है उन सब चीज़ों का। बट थोड़ा सा ये प्रॉब्लम वाली बात ही है, तो कुछ माँ बाप इन चीज़ों पे प्रॉब्लम्स देखते हैं कि यार ये दिक्कत वाली बात है, फिर आप पे एक आम पर्सन तो हो ही जाते हैं, तो आप घर परिवार को तो इतना महत्व नहीं दे पाएंगे, आप वहीं रहेंगे ज़्यादा, अपनी जो आसपास का जो एरिया है वो आप छोड़ देंगे। आम मेडिकल कॉलेजेस की तरह भी नहीं आप रह सकते कि मन चाहा तब घर आ गए, 2-5 दिन की बंक मार ली, छुट्टी कर ली, वो सब वहाँ पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी जो मैं आपको बता रहा हूँ इस अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। आई थिंक सो, जहाँ तक अगर मुझसे पूछा जाए कि जाना चाहिए या नहीं, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा बिल्कुल हाँ। बस आप थोड़ा सा ये है कि सिर्फ नौकरी के लिए मत जाइए। अगर आपको आर्मी के लिए प्यार है दिल से और आप डिफेंस की इज़्ज़त करते हैं तो आप जाइए, आप आराम से जा पाएंगे। और अगर आप जो हैं वो सिर्फ एक नौकरी के मकसद से जा रहे हैं तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आई थिंक सो। बाकी सब एकदम बढ़िया है, ओके है, आई थिंक सो जाना चाहिए, ट्राई तो कम से कम करना चाहिए। और फिर अब जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मैं क्या है, उनकी फ़ोटो की भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर उनकी रिलेटेड जो कुछ बातें हैं, जैसे एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है आपके ही किए गए सिग्नेचर, वो होने चाहिए फ़ोटो कॉपीज़ पे, सिग्नेचर किए हुए होने चाहिए। वो क्या क्या मार्कशीट चाहिए, क्या क्या उसमें चीज़ें होंगी, वो मैं सब क्या है कि एक शॉर्ट बना दूंगा जो यूट्यूब पे मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो वरना थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। वो सब मैं बताऊंगा, तो वो सब मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा उनकी बाकायदा फ़ोटोज़ के साथ कि ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये आपको इनकी फ़ोटो कॉपीज़ और वो सब बता दूंगा। तो अगर यहाँ तक आप सब ने देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। और चैनल पे आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। वैसे नए हैं क्योंकि ये मेरी खुद के बनाई हुई तो पहली रील ही है, ये पहली वीडियो है, सॉरी। तो आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।